है जिससे वो खेती करता है, और खेती के उपकरणों में भी टैक्स घटने से उस पर भी काश्तकार को बहुत फायदा हुआ। तो हमारे हर वर्ग, चाहे वो कृषि पर आधारित वर्ग है, चाहे वो आम उपयोग में लेने वाला वर्ग है, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग है, इन सब से वो बहुत राहत की महसूस कर रहे हैं। और इनका फायदा भी हमारे जो सरकारी अधिकारी है उनको भी मिलता है कि वस्तुएं सस्ती होती है, तो उनको भी जो उनकी फिक्स आमदनी है उस पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। उनके बजट को भी अब शायद दुरुस्त करना पड़ेगा कि उनको जो खर्चा होने वाला उसमें खर्चा बहुत आधा हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं मेरी ओर से, हमारे जोधपुर जिले की ओर से, जयपुर जिले की ओर से, राजस्थान की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम लंबे समय से, जब से 22 तारीख को जीएसटी लगाया पिछू, हम अपने क्षेत्र में थे, गांव गांव जा रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं, सब ने बहुत बड़ी राहत महसूस की और एक मार्केट में दीपावली जैसा माहौल है, इसीलिए मैं उसको आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे जयपुर जिले की समीक्षा बैठक भी थी। अतिवृष्टि में हमारे जितने भी नुकसान हुए उनका आंकलन, उनका भुगतान, जो हमारे 3 कैजुअलिटी हुई उनका आंकलन, उनका भुगतान, जितने हमारे रास्ते अवरुद्ध हुए उन रास्तों को ठीक दुरुस्त करना, अतिवृष्टि से जितने हमारे पुलिये टूटे, सड़कें टूटी, उन सब का भी आंकलन, उनकी रिपोर्ट, और साथ ही साथ हमारे जितने भी बांध भरे हैं उन बांधों की वर्तमान स्थिति और उनके पानी की कितनी निकासी हुई, उनकी सभी पूरा ओवरऑल सब हमने रिव्यू किया है। तो हमारे सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, ओवरऑल हमारी बहुत ठीक चल रहा है। और हम आने वाले शीघ्र ही दीपावली से पहले हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसमें सड़कों को जो क्षति हुई है उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जहाँ नहीं बनाने की बहुत आवश्यकता वहाँ नहीं बनाएंगे, जिनको रिपेयर करनी उनको रिपेयर करेंगे, और हमारा जयपुर जिला नीट एंड ग्रीन रहे इसकी पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमने आज ये भी ओवरऑल सारा आंकलन किया है कि हमारे जो कैंप चल रहे हैं और कैंप प्रारंभ होने वाले हैं उनका क्या अनुभव रहा है, उसका भी हमारे अचीवमेंट हमने लिया है। तो ओवरऑल जो कैंप लगने वाले हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था करनी है उसका सारा आंकलन किया। जो कैंप चल रहे हैं उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई उसका भी आंकलन किया। और हमने ओवरऑल राजस्थान से कंपेयर किया तो हमारा जयपुर जिला अभी द्वितीय रैंक पर चल रहा है। कुछ विभाग ने 100% से अधिक काम किए, कुछ विभाग में थोड़ा बहुत कमी रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयपुर जिले के सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, हमारे जो कैंप का मेन उद्देश्य है आम आदमी को स्थानीय स्तर पर राहत मिले, उसको जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर नहीं जाना पड़े, उसको जयपुर नहीं आना पड़े, और उसकी जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं, उसकी डिमांड है, उसका वहीं निराकरण हो जावे। और जयपुर जिले ने जितने भी हमारे रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन है, जिनको हम तामील बोलते हैं, सर्विस ऑफ समन बोलते हैं, वो 100% अचीवमेंट किया है। और धन्यवाद दूंगा मैं अधिकारियों के, उन्होंने पूरी रुचि लेकर के, मेरे खिलाफ कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो मुझे उसकी इत्तला मिले, उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिले, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। इसका काम 100% किया है। और हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कैंपों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। राजस्थान में जयपुर जिला हमारे राजस्थान का आईना है, हमारी राजधानी है, और उसमें जितना अच्छा अचीवमेंट होगा वो राजस्थान का दिखेगा। इस दृष्टि से भी अधिकारियों ने, सबने ये पूरा संकल्प लिया है कि हम पूरी मन और योग से काम करेंगे ताकि हमारे कैंप सक्सेसफुल जाए। धन्यवाद। एनीथिंग मोर? कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है जयपुर को लेकर, शहर की सड़कों की हालत बहुत खराब है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने बात की। देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले काफी महीनों से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी जहां कहीं भी ढूंढ करके सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं, चाहे कैसी भी कोई भी ढूंढते हैं, कोई नेगेटिव। इसलिए उनके इस बयान को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सड़कें बनना, टूटना और नहीं बनना ये निरंतर प्रक्रिया है। और राजस्थान हो
जयपुर जिला हो। और अब बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र राठौड़ भी आज इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। वागड़ की धरती से गरजेंगे और ऐसे में एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। लाखों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। खास तौर पर ऊर्जा संयंत्र परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इस परियोजना की है। इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, देश की, राजस्थान की, और विकास को रफ्तार भी मिलेगी, गति मिलेगी और रोजगार के साधन भी खुलेंगे। और अब जयपुर की खबर, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू की जा चुकी है। जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी गई। खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई थी और ऐसे में अब इस महत्वपूर्ण मसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट से सुनवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है वो देखना होगा। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का ये मामला है जिसको लेकर के तमाम स्टूडेंट्स काफी चिंतित रहे और अब एक बार फिर से ये अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती यहां पर दी गई थी और खंडपीठ ने एकल पीठ के द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। बढ़ते हैं आगे, सिरोही के आबू रोड से खबर है जहां पर रिको ग्रोथ सेंटर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने के साथ ही फैक्ट्री के आसपास चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ है। भभकी आग से चारों तरफ धुएं की आगोश में पूरा क्षेत्र लिपटा हुआ है। नगरपालिका और अन्य 2 दमकलें भी मौके पर पहुंची है। दमकल की सहायता से आग बुझाने की कोशिशें वहां पर की जा रही है। एसडीएम शंकर लाल, रिको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह टीम की भी मौके पर मौजूद है। रिको थाना क्षेत्र के मावल ग्रोथ सेंटर प्रोक एनर्जी के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल दमकल वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि वहां पर आग का गुबार देखने को मिला और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं और जिस तरह से आग से चारों तरफ धुएं के आगोश में ये लिपटा हुआ पूरा इलाका और धू कर धीरे धीरे से ये आग फैलती चली गई, जिसके बाद आसपास लोगों में काफी दहशत का माहौल है। लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। ऐसे आसपास के लोगों को भी यहाँ पर जाहिर सी बात है खतरा भी रहता है। ऐसे में वहां पर समय रहते दमकल की टीमें मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ही आग की भयावहता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि क्या मंजर रहा होगा जब यहां पर एकदम से आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद यह आग फैलती चली गई। हालांकि जैसा कि सूचना मिल रही है मौके पर तमाम टीमें पहुंच चुकी है दमकल की और यहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और अब अनूपगढ़ से खबर, जहां पर गांव बारहके में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के झगड़े में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 7 से 8 राउंड फायर करने के आरोप लगाए। 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलने पर सीआई ईश्वर प्रसाद जांगी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके से ट्रैक्टर को जब्त किया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद होता है और इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और इस विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं घायलों की। अस्पताल में इनको भर्ती करवाया है, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। जमीनी विवाद का यह मसला है जिसको लेकर के 2 पक्षों में कहासुनी होती है
और कहासुनी बढ़ जाती है, जिसके बाद में ये तस्वीरें, सीधा नतीजा हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तो अनूपगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई तक होती है, जिसके बाद में लोगों को, दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आती है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। 12 के अंदर झगड़ा हुआ है। ये आपस में परिवार के दो राजनीतिक है जिनका किसी को जमीन का विवाद है। दोनों पार्टियों को चोट लगी है, एक पार्टी के 3 घायल हैं। जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें चौमू स्थित के आर मेमोरियल अस्पताल पर मरीज के परिजन के नाम पर गलत तरीके से लोन उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित महेंद्र शेखावत ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद में अब अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू की गई है। पीड़ित महेंद्र शेखावत अपनी पत्नी के इलाज के लिए KR मेमोरियल अस्पताल चौमू में लेकर गए थे। इलाज के समय अस्पताल प्रशासन ने इंश्योरेंस और कैशलेस इलाज की बात कही थी। वही इलाज के बाद जब पीड़ित खुद लोन लेने गया तो सामने आया कि उसके नाम पर पहले से एक लोन बकाया है। जब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि वह लोन उनके नाम पर उठा करके अस्पताल के खाते में ट्रांसफर किया था। इस खुलासे के बाद जब पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन से बात करनी चाही तो उनसे उल्टा धमकाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के जांच भी शुरू की है। मेरी मिसेज को एडमिट करवाया था, उनकी डिलीवरी थी। हमने वहाँ पे कंफर्म करने के बाद ही हमने एडमिट करवाया और जो भी जांचें वगैरह होनी थी, जो भी डिलीवरी से पहले जो जांचें होती है वो जांचें हमारा वो इंश्योरेंस कंफर्म होने के बाद ही हमने जांचें स्टार्ट की। हमने फिर उनको 29 जुलाई को उनकी मेल आईडी, उनके व्हाट्सअप जो मतलब इंश्योरेंस का बंदा था उसको दिया और फिर हमने जब 3 तारीख को एडमिट हुए तो हमने हार्ड कॉपी दी उनको। हार्ड कॉपी देने के बाद उन्होंने इलाज स्टार्ट कर दिया और फिर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी के द्वारा मेरे डॉक्यूमेंट पे OTP। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक बार समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये शिकायत चौमू थाने में दी गई है। इनकी पति गर्भवती थी और उसके बाद क्योंकि इनके पास इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो इनके पास बीमा था, उसको लेकर ये पहले अस्पताल में संपर्क इनके द्वारा किया गया और ये तय किया गया कि कैशलेस जो इनका इंश्योरेंस वो पड़ा है उससे जो हो जाएगा इनका इलाज है। लेकिन उसके बाद इनको पता चलता है कुछ समय बाद जब पत्नी डिस्चार्ज होकर घर आती है, इनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो लोन लेने के लिए जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है और ये लोन जो है जब ये अस्पताल में भर्ती हुए थे इनसे आधार कार्ड के नंबर भेज के OTP मांगा गया था। और अब जब इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो अस्पताल का अकाउंट है उसमें ये जो राशि है वो हस्तांतरित हुई है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जबकि जब इनकी पूर्व में बात हुई थी तो ये तय था कि कैशलेस जो है ये इलाज होने वाला है। लेकिन अब ये जब पूरा मामला संज्ञान में आया है उसके बाद इन्होंने चौमू थाने में शिकायत दी है और ये कह रहे हैं कि मैं इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये चीज कही गई कि हमारे ऊपर एक और FIR हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के आरोप जो है इनके द्वारा लगाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन को किसी भी तरह से शर्मिंदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पीड़ित महेंद्र शेखावत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे आपके ऊपर क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ बीती है, एक बार विस्तार से बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत है। मैं चौमू से चौमू का रहने वाला हूँ। मेरे साथ KR हॉस्पिटल ने जालसाजी की है। हॉस्पिटल का जो इंश्योरेंस का बंदा है उसने कोई थर्ड पार्टी से मिलके और मेरे जो डॉक्यूमेंट थे इंश्योरेंस के उनके ऊपर लोन उठाया गया है और वो लोन का अमाउंट KR हॉस्पिटल के अकाउंट में आया हुआ है। और जब मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल के जो अमरचंद है उनसे बात की तो उन्होंने बोला हमारे तो तक में ये मामले होते रहते हैं, बोले 50 मामले एक मामला हो जाएगा, हमारे कोई असर नहीं होगा, हमारी लीगल टीम स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को पुलिस के द्वारा भी सहायता नहीं मिली, पुलिस में भी मेरे को वो हेल्प नहीं की मैम। नहीं, तो जैसा कि अभी पहले बताया गया था कि पुलिस जांच करी, आपने FIR दर्ज करवाई होगी, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने किस तरह से क्या आपको मदद करने के लिए मना किया, क्या कुछ कहा?
नहीं, मेरे को जो मतलब पुलिस के जो थे सीआई साहब, वो बंदे मतलब 3 हॉस्पिटल के बंदे आए थे, उनके द्वारा मेरे को मतलब प्रेशर किया गया और धमकाया गया राजीनामा करने के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैंने जो मामला है कोर्ट में है, आप जांच करिए और कोर्ट को मतलब सबमिट रिपोर्ट कीजिए आपकी। बिल्कुल, तो पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ पर संवेदनहीनता दिखी है, लेकिन जब आपने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने ये कह दिया साफ तौर पर कि हमारे ऐसे मामले खूब आते रहते हैं। हाँ, कि बोले हमारे मामले यानी होते रहते हैं, रोज का काम है। मैंने उनसे मिलने की कोशिश भी की थी, बार बार मैं उनसे मतलब अटैच में रहा, अमरचंद जी, हरकुल जी से अटैच में रहा, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने कोर्ट के द्वारा FIR वगैरह करवाई मैडम। ठीक है, तो अब आपका अगला कदम क्या कुछ रहेगा? अगला कदम है जो मेरे जांच अधिकारी जी है लेखराम जी, उनके मेरे को वो है पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करके कोर्ट को सबमिट करेंगे रिपोर्ट वगैरह, और जो भी मतलब मामला होगा वो उस पर मतलब सबमिट करेंगे मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। बढ़ते हैं आगे। SI भर्ती 2021 पेपर लीक का यह मामला है। SI भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब कल 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती यहां पर दी गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच में यह सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होगी। आप याद कर लीजिए, अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण मसला SI भर्ती 2021 पेपर लीक का यह मामला है। तो अब से 1 घंटे के बाद में यानी कि 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है। ऐसे में निगाहें इस फैसले की तरफ रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट से क्या कुछ फैसला आएगा। और एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, 2 बजे का समय दिया गया है, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी। क्या लगता है, राहत भरा फैसला होगा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 12:15 बजे इस मामले को टेकन अप किया गया था, इस मामले को सुना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में राज्य सरकार की भी अहम भूमिका है तो क्या ना हम सरकार को भी इसमें शामिल करते हुए सुनवाई करें। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे करीब, देखिए कि लंच के बाद जब वापस कोर्ट बैठती है 2 बजे, तो फिर वो स्टेट को कॉल अप किया है, यानी कि स्टेट को बुलाया है और इसके बाद फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट आज ही, मतलब अभी कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि 2 बजे जो है इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि याचिकाकर्ता जो कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। खंडपीठ जो कि डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश को रोक दिया था, उस पर रोक लगाती थी। 28 अगस्त को जो एकल पीठ ने आदेश दिया था कि SI भर्ती 2021 को रद्द किया था, और उसी भर्ती को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ में पहले चुनौती दी गई थी, तो खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी। अब ये सभी याचिकाकर्ता चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अचयनित याचिकाकर्ता जिनका SI भर्ती में चयन नहीं हुआ था, इसके साथ ही जो ट्रेनी SI है उन्होंने इस मामले में केविट दायर की थी, उनकी भी केविट पे चूंकि साथ ही सुनवाई हो रही है, ऐसे में कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में सरकार का भी पक्ष जानेगी, इसलिए सरकार को भी इसमें बुलाया जाए। तो अभी कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी। बिल्कुल निजाम जी, साथ ही कुछ परीक्षार्थियों को जिस तरह से पहले हाईकोर्ट का जो आदेश आया था एकल पीठ की तरफ से निराशा हाथ लगी थी, तो इस बार कहीं ना कहीं वो तमाम परीक्षार्थी जो है वो इस आशा के साथ होंगे कि इस बार शायद हमें न्याय मिले। देखिए, जो अचयनित अभ्यर्थी है जिनके कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य, उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से अपील दायर करते हुए कहा कि जो खंडपीठ ने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट आने का सोर्स पूछा है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि सोर्स नहीं बताया जा सकता। इसी आधार को लेकर वैसे तो 4 कानूनी बिंदुओं को लेकर जो है
ये SLP दायर की गई है। लेकिन मुख्य आधार यही है कि जो कोर्ट है वो सोर्स की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, और इसमें जो जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि SOG ने अपनी रिपोर्ट में SI भर्ती को रद्द करने का अनुरोध किया है, उस रिपोर्ट के बल पे ही जो एकल पीठ है हाई कोर्ट की, उसने अपना फैसला दिया था कि उसने SI भर्ती को रद्द किया था। उसी को सुप्रीम कोर्ट में अब लेके हैं, उस पर चर्चा होगी। 4 मुख्य बिंदु हैं जिन पे चर्चा होगी। फिलहाल राज्य सरकार को कॉल किया है 2 बजे के लिए। अभी कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, तभी स्थिति साफ होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब टोंक से खबर, जहां पर राजस्थान में बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में टोंक पुलिस लाइन में तैनात प्रशिक्षु SI परमेश चौधरी को SOG ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में SOG ने परमेश को तलब किया था। आज पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी की गई है। परमेश चौधरी सांभर थाना इलाका जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है। 2021 SI भर्ती परीक्षा में पास होकर के प्रशिक्षु के तौर पर टोंक पुलिस लाइन में कार्यरत था। SOG लगातार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है। आज 3 SI को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक परमेश चौधरी शामिल है, जो कि टोंक पुलिस में तैनात था। 3 SI को गिरफ्तार किया गया है। तो SI का डंडा लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में फिलहाल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजर रहेगी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से SI को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता खजोड़मल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खजोड़मल, क्या कुछ खजोड़मल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खजोड़, किस तरह से, कब और कैसे गिरफ्तार किया गया SI को? बिल्कुल नूपुर, बताना चाहूंगा इस वक्त टोंक से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो SI भर्ती 2021 जो पेपर लीक प्रकरण था, उसमें जो SI परमेश चौधरी है उसको गिरफ्तार किया गया था। टोंक पुलिस लाइन में ये जो परमेश चौधरी थे, इसकी गिरफ्तारी हुई है। SOG जो थी उन्होंने इसको समन तलब किया था। तलब के बाद में पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, साथ ही कजोड़ गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? पूछताछ में क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल नूपुर, बताना चाहूंगा कि ये जो 2021 की पेपर लीक मामला है, काफी समय से चल रहा है, और इसको लेकर लगातार जो SOG है लगातार एक के बाद एक खुलासे वो कर रही है। वहीं इसी प्रकरण में लगातार जो SOG थी उसने तलब किया था। तलब करने के बाद में जो मामला था, जो परमेश कुमार इससे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इससे जो SOG है वो गिरफ्तारी पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद में जब SOG को लगा तो उसके बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है गिरफ्तारी के बाद में? जी, गिरफ्तारी की जो खबर है वह जयपुर से आ रही है। दरअसल जो इनका पूछताछ किया गया और पूछताछ में इसको यहाँ से जयपुर से जो गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, साथ ही कजोड़, क्या और गिरफ्तारियां भी हो सकती है? जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं SOG बड़े ही एक्टिव तरीके से इस मामले पर अपनी कार्रवाई का डंडा चला रही है। SOG एक के बाद एक प्रदेश में कार्रवाई देखने को मिली है। जो SI भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में थी, लगातार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर लगातार बात करें तो कार्रवाई की गई है। टोंक में जो SI साहब तैनात थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और लगातार जो SOG की कार्रवाई है, लगातार एक के बाद एक गहनता से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो इसमें आरोपी है, जो तथ्य मिल रहे हैं, उसके आधार पे जो प्रशिक्षित है उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए कजोड़ बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार SOG की कार्रवाई का डंडा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और SI को गिरफ्तार किया है। 3 SI को गिरफ्तार किया गया है। अब ऐसे में देखना है कि क्या ये गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है, और जो 3 SI गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनके बाद में उनसे पूछताछ में क्या कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं 2 बजे लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो SI भर्ती परीक्षा के मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है।